गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग के साथ मैं भी हो गई थी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सबने लिख लिया। गुड मॉर्निंग मैम। सबने लिख लिया प्रेरणा के स्रोत पाठ को। यस मैम। सभी ने लिख लिया, बताइए। ऐसा तो नहीं है कि बाद में लिखेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज लिख लेना, ठीक है। तो क्या करें, टेस्ट तो ले नहीं सकती मैं आज आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है ना। कल से टेस्ट लूंगी, डेली टेस्ट कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग पढ़ लो। तो आज का चैप्टर है पाठ 13, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। मैम बोलो। मैम आपने कल कुछ 3 क्वेश्चंस दिए थे। हाँ बेटा। मैम उसके आंसर्स कब बताएंगे हम? ओरल बता दो, ऐसे बता दो, ओरली बता दो। ओरल बता दूं मैम? हाँ बेटा। बोलो बोलो, ओरली बता दो। लिखे हो तो उसको पढ़ के बता दो। मैम अभी बताए? बता दो, जल्दी से बताना। पहला क्वेश्चन था एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? उसका उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वदेशी गाइडेज मिसाइल को डिजाइन किया था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से भी बनाई थी। ओके, वेरी गुड बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन था भारत रत्न का क्या मतलब है? हाँ। भारत रत्न को भारत के सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन था इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उसका क्या मतलब था वो बताना था मैम। उसका आंसर तो मुझे मैम नहीं मिला। नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब बस यही है कि हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत, वर्क हार्ड, हमें ये सिखाता है कि हमें उन लोगों से ये सीखना चाहिए जो मेहनत नहीं करते, बस इंतजार करते हैं कि कोई उनके लिए कुछ कर देगा, कोई उनका काम कर देगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई तू मेरा काम कर दे, बहन तू मेरा काम कर दे, और सोचते हैं, डिपेंड रहते हैं कि कोई दूसरा उसका काम करेगा। तो वो इंतजार करते हैं कि कब दूसरा उनका काम करेगा तो उनका काम होगा। तो ऐसे लोगों से ही ये मिलती है, ये चीज मिलती है, ये बोला जाता है। इंतजार करने वाले जितने भी होते हैं, युवक युवतियां जो भी हो, चाहे हम बड़े हो जाएं चाहे हम छोटे रहें, उनको उतना ही मिलता है। उनको उस वर्क हार्ड, उस मेहनत का फल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अपने मेहनत को थोड़ा बहुत जो 2% 3% छोड़ देते हैं ना,
वो उनको इंतजार करने वाले को मिलता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मेहनत का फल दो तरह से मिलता है, एक ज्यादा मेहनत करने वाले, एक कम मेहनत करने वाले, और एक बिल्कुल नहीं मेहनत करने वालों को। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करने वालों को फल अच्छा मिलता है, कम मेहनत करने वालों को कम फल मिलता है, और जो मेहनत बिल्कुल नहीं करते उनको उनका फल तो वैसे ही मिल जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, 0/0। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब चलते यस हैं मैम। पाठ 13। हाँ, इसका आंसर बहुत ही अच्छा वाला मैं आपको ढूंढ के दूंगी। ठीक है, 2-3 दिन रुक जाओ, फिर मैं आपको ढूंढ के देती हूँ कि इसका आंसर, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा। ये तो मैंने आपको ओरली बताया है, लेकिन इसका आंसर जो लिखित है वो मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है, नेताजी, चलिए पाठ 13, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। कौन है सुभाष चंद्र बोस? कौन है सुभाष चंद्र बोस? जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? मैम जानते हैं। हाँ, कौन है बेटा? बोलो। जल्दी बताओ कौन है सुभाष चंद्र बोस? मैं बताऊं? मैं बताऊं? हो गया आपका टाइम आउट। ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, हाँ किसी को बताना है जल्दी बता सकते हैं। नो मैम। ओके, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आजादी के दिनों में, जब हमारा देश गुलाम था, तब बहुत, मतलब कहना चाहिए कि हमारा देश गुलामी के अंधेरों में डूबा हुआ था, और उस वक्त ऐसे लोग जन्म लिए थे जो देश को आजादी दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करते थे। ठीक है, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जो आजादी के समय से लड़ाइयाँ लड़ते थे आजादी के लिए। ठीक है, पहले छोटे छोटे टुकड़ी बनाते थे, टुकड़ी का मतलब एक समूह, एक ग्रुप बनाते थे, और फिर ये धीरे धीरे ये ग्रुप इतना बढ़ता गया कि ये पूरी तरह से बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा, और फिर यह भारत को आजादी दिलाने के नाम से पूरे देश में भ्रमण करते रहे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो देश को आजाद दिलाने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे, और स्वतंत्रता संग्राम में जो भी इसमें हिस्सा लेता था ये उनकी पूरी तरह से सहायता करते थे, सपोर्ट करते थे। जैसे आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 2 पार्टीज है हमारे देश में, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। ठीक है, जानते हैं आप लोग, भाजपा यस और मैम। कांग्रेस, है ना? अब कांग्रेस एक आदमी से तो नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग बनेंगे। ठीक है, वैसे ही बीजेपी एक आदमी से नहीं बनेगा, बहुत सारे कार्यकर्ता लगेंगे, तब जाके बीजेपी एक पूरी ग्रुप, एक समूह, कहना चाहिए एक पूरा टीम बनाएगी, तब जाके लोग उसे उनको वोट देंगे और फिर वो देश में राज करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है काम, है ना? तो होता क्या था कि हमारे देश में जब भारत देश के लिए आजादी लड़ने वाले लोगों का ग्रुप बनाया गया, उस टीम पे बहुत सारे लोग ऐड होते गए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, और भी अलग अलग लोग। ये 2 ग्रुपों में बटा था, 2 गुट में बट गया था, वो थे नरम दल के नेता और
गरम दल के नेता। नरम दल के नेता में गांधी जी आते थे और दो तीन और भी लोग आते थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भी बहुत सारे लोग जो नरम दल में आते थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को ये लिखित रूप से बोले और वो लोग चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गुलाम करने वाला बल पूर्वक करता है। आपको गुलामी कोई देगा, कोई आप पर राज करेगा तो वो आपको मारेगा, पीटेगा, हिंसा करेगा। उनका क्या कहना था कि नहीं, हम नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, हम चुपचाप सहेंगे और देश आजाद हो जाएगा। तो इस तरह से लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, कि नहीं हमको चुपचाप रहना चाहिए, नहीं हमको मारना पीटना चाहिए, इस बारे में लड़ाई होती थी। तो जब जब दो ग्रुपों में बटा, एक गरम दल एक नरम दल में गांधी जी आए और गरम दल में वो लोग आए जो हिंसा के रूप में अंग्रेजों को मारते थे, पीटते थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, जैसे आपको कहानी सुनाई ना मैंने अभी कुछ दिन पहले, चंद्रशेखर यस आजाद मैम। गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता का मतलब है वो लोग जो अंग्रेजों को मारते थे, उनको मर्डर कर देते थे, उनका लूट लेते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, कि उनका कुछ भी चीज सही ना हो पाए, ठीक है, इस तरह से। तो गरम दल के नेता में एक और नाम जुड़ा, सुभाष चंद्र बोस का। ये वो थे जो देश को आंदोलन के साथ साथ उनको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का नारा लगाते हुए पूरे देश भर में जो गूंजा, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। आखिर ऐसा क्या लिखा था इस पत्र में? देखिए, पढ़िए। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था केसरी पत्रिका, और संपादक, संपादक का मतलब एडिटर, पत्रिका के संपादक श्री N.C. केलकर के नाम बर्मा के मांडले जिले से लिखा था। बर्मा, आप लोग को पता है बर्मा कहाँ पर है? नो मैम। नहीं पता। नो अच्छा, मैम। ठीक है। कलकत्ता आप लोग जानते हैं बेटा? कलकत्ता जानते हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। जैसे ही कलकत्ता, यस जैसे मैम। हाँ, जैसे ही कलकत्ता राज्य खत्म होता है, कुछ दूरी पर बर्मा स्टार्ट होता है। बर्मा देश है एक तरह का, बर्मा इंडिया का नहीं है, बर्मा देश है अलग से, ठीक है। वहां से क्या हुआ था, बर्मा एक देश है जहाँ पर मांडले जेल जेल था, वहां पर एक मांडले जेल था। उस मांडले जेल से लिखा गया था एक पत्र, जिसने लिखा था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्यों लिखा था? बोस को जब बरहमपुर यानी बंगाल जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया, उस जेल में पहुंचने के बाद उनकी स्मृति में ये बात कौंधी कि महान क्रांतिकारी और कांग्रेस के गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश भाग बेहद हतोत्साहित कर देने वाले इस परिवेश में व्यतीत किए जाते थे। देखिए, उस समय का ये था बेटा कि जितने नरम दल के नेता थे वो तो चुपचाप चले जाते थे जेल में, उनको मारते थे, पीटते थे, कुछ भी करते थे, वो कुछ नहीं करते थे, ठीक है, उनको कुछ भी मारो पीटो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब गरम दल के नेता थे, अगर वो जेल में जाते थे उनको प्रताड़ना किया जाता था, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी को डराओगे, धमकाओगे, ठीक है, अगर आप किसी को डराओगे, धमकाओगे तो वो डरेगा, और डर कर वो वही सब बात कहेगा जो आप चाहते हो, मतलब वो पूरी तरह से गुलाम रहेगा आपका। ठीक वैसे ही जो नरम दल के लोग होते थे वो काफी हद तक गुलामी पे आश्रित रहते थे, और गरम दल के नेता बिल्कुल नहीं मानते थे। उनको कितना भी डराओ, कितना भी धमकाओ, वो वैसे ही रहते थे जैसे वो हैं, ठीक है। गरम दल में वो लोग आते थे जो किसी से डरते नहीं थे, निडर होते थे, और क्रांति की मशाल लिए भारत को आजादी दिलाने के लिए चलते रहते थे। वो मर भी जाते थे तो वो शहीद कहलाते थे, ठीक है। और उनमें से आपको एक एक नाम पता होगा, कौन है वो नाम? किसी को पता है? अभी कुछ दिन पहले आ, उनका जन्मदिन मनाया गया है 23 को, किसी को पता है?
नो किसी को मैम। पता है? सुखदेव, राजगुरु, और तीसरा नाम? बताइए, मैंने हिंट भी कर दिया अब। बोलो बेटा। सुखदेव, राजगुरु के साथ जिनको फांसी मिली है। मैम सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। यस, भगत सिंह। फेमस नाम भूल गए आप लोग? वो गरम दल में आते थे, ठीक है। अगर आप उनकी मूवी देखे हैं तो एक बार और देखिए, देखिए उनको कितना अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया, मारा पीटा, वो कभी डरे नहीं। वो भारत को आजादी दिलाने के लिए एकदम निडरता के साथ अड़े रहते थे और हमेशा कहते थे भारत माता की जय। उनका सिर्फ एक नारा था कि भारत को आजादी दिला कर रहेंगे, चाहे हम कितने भी एज के हों, चाहे हम 17 साल के हों, 20 साल के हों, 21 साल के हों, चाहे कितने भी एज के हों, हमारी आजादी के लिए जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी, भले हम खत्म हो जाए। इस तरह से वो नारा लगाते थे, ठीक है। तो हुआ ये था इस पत्र में कि इस पत्र के अनुसार जो, क्या नाम था इनका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपने सुना होगा नाम। वो गरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता को जब प्रताड़ित किया जाता है तो पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। उनकी एज कुछ समथिंग उस समय की 50 से 60 वर्ष की थी, उसके बीच की थी। और उसमें उन्होंने उनको जेल भेजा गया था और वो जेल था बर्मा का जेल, ठीक है। इस जेल में उनको बहुत प्रताड़ित करते थे अंग्रेज, क्योंकि उस समय कोई देश नहीं देखा जाता था, सभी देशों में अंग्रेजों की गुलामी होती थी और वो चाहते थे कि सभी देश हमारे गुलाम बने, ठीक है। तब हुआ ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा से, बर्मा जेल से लिखा था एक पत्र, जिसमें लिखा था कि बाल गंगाधर तिलक को आजाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं है, दयनीय स्थिति है। उनकी उम्र और उनके कहना चाहिए कि स्वास्थ्य को देखकर उनको रिहा कर देना चाहिए। इस तरह से उनकी प्रताड़ना सही नहीं है। उनको शुगर की बीमारी है और बहुत सी बीमारी है, जिसे वो कैसे भी करके सह रहे हैं, और अंग्रेज उनकी इस अवस्था का लाभ उठाते हैं, उनको और मारते पीटते हैं। ये पत्र उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा, ठीक है। चलिए, इनका नाम था श्री केलकर। केलकर कौन थे? केलकर कौन थे? संपादक, केसरी पत्रिका के संपादक केलकर, ठीक है। उनको लिखा, मैं पिछले कुछ महीने से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल ये रहा कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं, मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला, तब मुझे स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में गुजारा था। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत से हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपनी सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। सुभाष चंद्र जी ने पहले तो अपने बारे में बताया, ठीक है, कि वो कौन है, और फिर उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा कि मैं आपको बहुत दिनों से पत्र लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। दिलचस्पी का मतलब इंटरेस्ट होता है। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं, मैं यहाँ गत जनवरी से, गत मतलब गत एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। गत जनवरी से कारावास में हूँ, जब बरहमपुर जेल यानी बंगाल, वो बंगाल के जेल में कारावास में थे।
और उन्होंने मांडले जेल के लिए ये बात लिखी है कि स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह बात याद नहीं थी कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में गुजारा था। उनको नहीं पता था कि वो जिस जेल में है वहां कई दिनों तक के लोकमान्य जी को यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर जो चार दीवारी है, चार दीवारी का मतलब होता है चार दीवालों की जगह को चार दीवारी कहते हैं। यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाली परिवेश में स्वर्गीय स्वर्गीय वो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनको स्वर्गीय कहा जाता है। स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध का मतलब जो प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ मतलब जैसे नॉवल होता है, जैसे हमारे लिए गीता है, रामायण है, कुरान है, वैसी गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया का मतलब उन्होंने गीता भाष्य जैसी रचना की, मतलब जो गीता में लिखा हुआ है उनका ट्रांसफॉर्म किया, प्रणयन किया, जिसे मेरी नम्र मतलब सॉफ्ट राय होती है कि उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया जाए। शंकर और रामानुज उस समय के वो लेखक थे जो सुप्रसिद्ध थे, मतलब फेमस से भी फेमस थे। ठीक है, ऐसे भाष्यकार मतलब जो भाषा की परख को समझे। जैसे मैं आपको अभी ये हिंदी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसकी जो एक एक चीज है, एक एक भाषा है, अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, तो उन्होंने क्या किया था, संस्कृत को, जैसे हमारी गीता जो है संस्कृत में थी, उसको ट्रांसलेट करके उसके बारे में वर्णन किया। ठीक है, तो उस चीज को वो बता रहे हैं, जैसे प्रकांड भाष्यकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने जिस तरह से गीता भाष्य को लिखा, उसी तरह उनको एक भाष्यकार की श्रेणी का मतलब कैटेगरी में रख दिया जाए। स्थापित का मतलब रखना। ठीक है, जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वो आज तक सुरक्षित है। ठीक है, जो जेल है मंडले का, बर्मा का, वो आज भी वो जगह सुरक्षित है, मतलब सेफ है। यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमने अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से और सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। एक लकड़ी के जेल में, अगर आप एक लकड़ी के जेल में बंद हैं, तो अगर धूल आएगी, वर्षा आएगी, गर्मी लगेगी, तो उससे कोई भी बचाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरी यहाँ पहुंचने के कुछ क्षण बाद, चलिए बेटा कल मैं पढ़ा दूंगी इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, कोई बात नहीं। यस मैम। बेटा, कोई बात नहीं बेटा। चलिए कल मैं आपको हाँ, कल मैं इसको पढ़ा दूंगी, और जो मैंने वर्क दिया है अभी प्रीवियसली, जो 3 प्रश्न दिए हैं, उसे सबको करना है। ठीक है, सभी को करना है, ओके मैम। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है ना? हाँ, चलिए यस मैम। लेफ्ट हो जाइए बेटा। बाय मैम। यस मैम। यस मैम। बाय बेटा।